प्रीवियस लेक्चर था अपना, इसमें एस्केप वेलोसिटी पर हमने बात की थी और उससे रिलेटेड कुछ डेरिवेशन और कुछ डिफरेंट पॉसिबल कंडीशंस को भी हमने डिस्कस किया था। तो आज का जो लेक्चर होगा इसमें हम एस्केप वेलोसिटी से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे और इस चैप्टर को आज हम यहाँ पर खत्म करेंगे। अराउंड 17-18 लेक्चर्स वी हैव कंडक्टेड एंड हर एक चीज को बहुत माइन्यूटली हम डिस्कस करते आए हैं और आज हम इस चैप्टर को इंशाल्लाह एंड भी कर देंगे। मैंने एक पूरी कंबाइंड प्लेलिस्ट बना दी है, आप पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं जितने भी लेक्चर्स ग्रेविटेशन से रिलेटेड मैंने कंडक्ट किए हैं। इसमें थियोरी के साथ साथ आपकी जो नीट या MSCT एग्जामिनेशन है या कुछ हद तक जेई मेन की जो एग्जामिनेशन है ये सारी कवर हो जाती है। प्लस मॉड्यूल में आप देखते हैं तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस आर गिवन, you can start practicing the questions from the module. So let's start with, as I said कि हमें कुछ न्यूमेरिकल करने हैं particularly escape velocity को ध्यान में रखते हुए। तो मॉड्यूल से ही मैं कुछ illustrations को पिकअप कर रहा हूँ। यहाँ कह रहा है show that the escape velocity of the body from the surface of earth is √2 times of vc, where vc is nothing but the critical velocity, आप कह सकते हो orbital velocity। तो ये चीज बड़ी आसान है, ये क्वेश्चन हमने कल भी सॉल्व किया था वैसे देखा जाए तो। जस्ट टू स्टार्ट विथ आई एम बिगिनिंग विद दिस क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि क्रिटिकल वेलोसिटी यानी कि सैटेलाइट के घूमने के लिए जो ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है उसका फॉर्मूला क्या है। तो आंसर सिंपल है gm/r। अब हम देखते हैं एस्केप वेलोसिटी। तो एस्केप वेलोसिटी का जो हमारे पास फॉर्मूला आता है उसका आंसर भी सिंपल है, रूट में 2gm/r। तो इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, √2 मैंने बाहर निकाला और जो बाकी का फैक्टर है gm/r मैंने मल्टीपल में लिखा। यू कैन सी कि ये जो फैक्टर है जिसे मैंने अभी हाईलाइट किया ये कुछ और नहीं है बल्कि ये क्रिटिकल वेलोसिटी है, यही चीज। सो जस्ट रिप्लेस इट एंड यू आर डन विथ योर आंसर, √2 टाइम्स ऑफ vc, दैट्स इट। यहाँ आपको ये भी याद रखना है कि किसी सैटेलाइट के लिए अगर हम एस्केप वेलोसिटी और ऑर्बिटल वेलोसिटी का कंपैरिजन करते हैं तो वो ऐसे निकल रहा है। याद करिए कल का पॉइंट ऑफ डिस्कशन 1.414 vc, which actually means escape velocity is equal to critical velocity plus 0.414 of critical velocity। तो क्रिटिकल वेलोसिटी में हम या ऑर्बिटल वेलोसिटी में हम कितना इंक्रीमेंट कराएं ताकि सैटेलाइट एस्केप कर जाए, कितना परसेंट? 41%। यस, 41% अगर हम उसे इंक्रीमेंट दे देते हैं तो सैटेलाइट विल ऑलवेज एस्केप फ्रॉम द अर्थ्स ग्रेविटेशनल फील्ड। तो सैटेलाइट जहां कहीं भी जिस किसी ऑर्बिट में वो घूम रहा है उसकी एग्जिस्टिंग वेलोसिटी में 41% इंक्रीज करा दो, सैटेलाइट एस्केप कर जाएगा, चला जाएगा बाहर। तो ये फंडामेंटल बात याद रखिए। आइए एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो ज्यादा थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। यहाँ कह रहा है शो दैट द एस्केप वेलोसिटी इज गिवन बाय दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला वेयर रो इज द डेंसिटी एंड दिस इज द रिक्वायर्ड फॉर्मूला वी आर सपोज्ड टू ऑब्टेन। तो वी जस्ट नीड टू पुट अप और डू सर्टेन मॉडिफिकेशंस, ज्यादा कुछ नहीं है। आपको फॉर्मूला इस पैटर्न में चाहिए। तो आप देखें सबसे पहली चीज तो ये कि एस्केप वेलोसिटी का जो हमारे पास अवेलेबल फॉर्मूला है वो ऐसा है, अंडर रूट में 2gm/r। अब यहाँ पे आप एक चीज नोटिस करें, यहाँ पे डेंसिटी का फैक्टर आ रहा है तो जाहिर बात है हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो मास है इसको हटा देना चाहिए। आप सोचिए ये मास अगर मैं हटाता हूं तो ये कैसे नजर आएगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो यही एस्केप वेलोसिटी अगर मैं डेंसिटी इनटू वॉल्यूम के पैटर्न में लिखता हूं तो आई हैव द ऑप्शंस टू राइट 2g, मास के लिए मुझे लिखना चाहिए डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। अब स्फेरिकल बॉडी है ना प्लैनेट मतलब स्फेरिकल बॉडी ही माना जाएगा ना। तो वॉल्यूम आएगी 4/3 पाई रेडियस और ये हो गया नीचे से r।
तो सबसे पहली चीज ये कि यहाँ से ये 2 और यहाँ से ये r और यहाँ से ये r की एक पावर कटेगी तो सिर्फ 2 पावर बाकी बचेंगे। अब r के जो 2 पावर्स बाकी बचे हैं r², उसको रूट से बाहर लाइए आप। जब आप उसे रूट से बाहर लेके आएंगे तो वो बन जाएगा r। अब रूट में जो बचता है उसे मैनेज करिए। 4 × 2 विल बिकम 8। उसके बाद आप देखते हैं यहाँ पे जी रो पाई, ये सारा फैक्टर बच गया और डिवाइडेड बाय ये 3 जो बचा वो नीचे की तरफ आया। सो जो बोला गया था वो हमने ऑब्टेन कर लिया। दैट्स इट। अब इसे देखिए पूरी इक्वेशन को, सी दिस इक्वेशन एंड सी व्हाट वी हैव ऑब्टेन्ड। इट्स वन एंड द सेम। यस। ठीक है, तो बड़े सिंपल से क्वेश्चन होते हैं, कोई खास बात नहीं है इसमें। अब आइए और एक अगला क्वेश्चन देखते हैं। Find the speed of the satellite after escaping the Earth's gravitational field if it is provided with a velocity of 3 times the escape velocity. तो मैं कल वाला ही डायग्राम यहाँ पे रिप्रेजेंट करता हूँ कि ये अर्थ का सरफेस है, मान लीजिए ये इसका रेडियस है r, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है। अब आपने इसको वेलोसिटी प्रोवाइड कर दी, सप्लाई कर दी, प्रोवाइड कर दी, कितनी? 3 टाइम्स ऑफ एस्केप। हो सकता है कि यहाँ तक अर्थ की ग्रेविटेशनल बाउंड्री है, तो ये सैटेलाइट क्या करेगा? बाहर जाएगा, बाहर जाएगा, बाहर जाएगा, बाहर जाएगा, बाहर। अब बाहर जाने के बाद इसके पास कुछ तो वेलोसिटी बचेगी जिससे वो चलना शुरू करेगा, वी रिमेन। तो बाहर जाने के लिए कितना खर्च हो जाएगा? 3 तो बाकी कितना बचेगा? सॉल्व करना। हाँ, अगर तुमने बोला सर 2v तो फिर तो मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। कल इतनी देर तक समझाया मैंने आपको इस बात को। तो सोचिए आपको लिखना चाहिए v रिमेन इज इक्वल टू अंडर रूट में vp² माइनस v² माइनस v एस्केप का स्क्वायर। समझने की कोशिश करिए, ठीक है। अब इसे सॉर्ट आउट करते हैं। तो v रिमेन इज इक्वल टू कितना प्रोवाइड किया था हमने? 3 टाइम्स ऑफ स्क्वायर करिए तो ये हो जाएगा 9 टाइम्स ऑफ v का स्क्वायर। सो वी आर, इफ आई वांट टू राइट फर्दर तो आई मे राइट इट एज अंडर रूट में 8v का स्क्वायर। देयरफॉर वी आर विल बिकम इक्वल टू वीई इनटू यहाँ बचा √8। अब √8 को आप 2√2 लिख सकते हो, तो ये आंसर हो गया 2VE√2, या ऐसे लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2√2VE। ठीक, यस ओके। तो ये √8 का मतलब 2√2 समझ रहे हो ना कोई? यस सर। ओके, क्या उसमें भी गड़बड़ हो रही है? और एक क्वेश्चन देखते हैं, लेट मी चेक आउट। हाँ, ये वाला देखते हैं। मैं बड़े सिंपल क्वेश्चंस के साथ शुरू कर रहा हूँ, बिल्कुल इजी अप्रोच में जो सॉल्व किए जा सकते हैं। There are 2 satellites and their masses are in the ratio of 3:1. ओके, तो पहले वाले का मास डिवाइडेड बाय दूसरे वाले का मास इज इक्वल टू 3/1। रेडियाई ऑफ देयर सर्कुलर ऑर्बिट्स आर इन द रेशियो 1:4। So as question, r1 by r2 is equal to 1:4. What is the ratio of their total mechanical energy? ठीक है, अब a और b कह लो या 1 और 2 कह लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो फंडामेंटली आप एक बात रिकॉल करो कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो आती है ना ऑर्बिटिंग सैटेलाइट की, वो आती है -GMM डिवाइडेड बाय स्मॉल r, सॉरी 2 टाइम्स ऑफ स्मॉल r। करेक्ट है? यस सर। अब फर्क सिर्फ इतना आएगा कि अगर मेरे पास सैटेलाइट नंबर 1 है तो R1 आ जाएगा, M1 आ जाएगा। और इसी वे में अगर मेरे पास सैटेलाइट नंबर 2 है तो उसके लिए फॉर्मूले का पैटर्न तो वही रहेगा, डिस्क्रिप्शंस तो वही रहेंगे, लेकिन सिर्फ डेटा जो है वो सेकंड सैटेलाइट के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लिखना चाहिए, इधर 2, इधर 2 और इधर 2। करेक्ट है? यस सर। ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। सो टेक द रेशियो ऑफ T1/T2।
अब जब बेटा आप रेशियो लोगे तो क्या होगा पता है, ये जीएम कट जाएगा, ये 2 और ये 2 भी कट जाएगा। रेशियो के नाम पे बचेगा m1/m2 मल्टीप्लाइड बाय r2/r1। क्या कहते हो? यस सर। Yes, sir. m1 m2 का रेशियो आ जाएगा, और Yes, r इनवर्स में है ना, तो पलट के उसका रेशियो आ जाएगा। r इनवर्स में था तो पलट के आ जाएगा। इतना तो तुमको समझ में आ जाना चाहिए भाई, और ज्यादा मैं अब इस पे एक्सप्लेनेशन यस नहीं सर। दूंगा। अब m1/m2 का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? 3:1। 3:1। और r2/r1 का मतलब क्या हुआ? 4:1। 4:1। ये r1/r2 है, हमको चाहिए r2/r1। r2/r1 इसलिए आया क्योंकि इनवर्स रिलेशन है, गलती मत Yes, करना। sir. अब मल्टीप्लाई करते हैं, काम खत्म हो गया आपका। जस्ट डू द मल्टीप्लीकेशन। तो एक्सपेक्टेड आंसर हो गया 12:1। फिनिश। यस सर। ओके, अब आइए Yes, sir. इसी तरीके का एक और क्वेश्चन लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेशन हम इसमें ले सकते हैं। टेक दिस क्वेश्चन, लिटिल मोर कैलकुलेशन जिसको कहेंगे हम। पेशेंस के साथ करें, अच्छे से समझ के करने की कोशिश करें। Two equal masses of 6.40 किलोग्राम each are separated by a distance of 0.16 मीटर। तो ये दो मासेस हैं, 6.40 किलोग्राम बताया है इसने। ओके, अ स्मॉल बॉडी इज रिलीज्ड फ्रॉम पॉइंट पी। तो यहां से एक बॉडी को हमने रिलीज कर दिया, इक्वी डिस्टेंस है बराबर बीच में, एंड 0.06 मीटर का इसका हाइट है टोटल। तो ये कह रहा है कि जब ये बॉडी रिलीज यहाँ से की गई है तो जब क्यू पे पहुंचेगी तो क्या वेलोसिटी होगी, और दूसरा ये पूछ रहा है कि पी और क्यू पॉइंट पर इस बॉडी का एक्सेलरेशन कितना होगा अगर 0.1 किलोग्राम इसका मास मान लिया जाता है तो। अच्छा क्वेश्चन है, आइए बेसिक तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो कुछ एक डेटा को हमें समझना पड़ेगा ठीक ठीक तरीके से। जैसे ये जो डिस्टेंस है ना 0.08, ये डिस्टेंस है 0.06। तो बेटा मुझे ये बताओ कि ये कितना होगा, पाइथागोरस से करके देखो। 0.1 होना चाहिए उसमें, पाइथागोरस से करके देखो तो 0.1 मीटर आ जाएगा। देख लो, इसको 8 रीड करो 10⁻², इसको 6 रीड करो 10⁻²। तो ये हो जाएगा अंडर रूट Yes, में sir. 8 का स्क्वायर इंटू 10⁻² का स्क्वायर, ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर इंटू 10⁻² का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर 64 36 100। 100 रूट से बाहर आ जाएगा 10 10⁻⁴ रूट से बाहर आएगा -2, एडजस्ट करोगे 0.1 मीटर आ जाएगा। ये तो आना चाहिए सबको कंफर्म, पक्का 100%। यस सर। Yes, sir. Right. अब बेसिकली देखा जाए तो दूसरे साइड में भी डिस्टेंस उतना ही है, सिमेट्रिकली रखा है बोला है उसने। तो इनफैक्ट अगर ये दूसरे साइड का भी डिस्टेंस में मेजर करता हूँ तो ये भी उतना ही आना चाहिए 0.1 मीटर। 0.1। अब देखो यहां पर जब ये मास m डैश है, इन दोनों मासेस के असेंबली में, ये मास और यहाँ, तो इनकी अपनी एक पोटेंशियल एनर्जी बनती है, ठीक है ना। दे विल मेक और फॉर्म देयर ओन पोटेंशियल एनर्जी। और जब ये मास यहां पहुंचेगा तो भी एक अपनी पोटेंशियल एनर्जी बनेगी, लेकिन अलग होगी क्योंकि डिस्टेंसेस चेंज हो गए हैं। और जैसे जैसे ये मास नीचे आता जा रहा है वैसे वैसे इसकी स्पीड भी बढ़ेगी। तो हमें पता ये चलता है कि पॉइंट पी के पास जब मास है तो इसके पास सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी है इनिशियल में, और जब यही मास पॉइंट क्यू के पास आ जाता है तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है फाइनल में, और साथ ही साथ इसके पास काइनेटिक एनर्जी भी है क्योंकि ये चल के यहां तक आ रहा है, मूव कर रहा है ना। ये छोड़ दिया ना तुमने, ड्रॉप किया तो ऐसे गिर रहा है। तो यहाँ वेलोसिटी 0 है इसलिए कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं है, लेकिन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जरूर है। और यहाँ पर वेलोसिटी है इसलिए काइनेटिक एनर्जी भी है, और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी तो होनी ही चाहिए। तो पता क्या चला हमें, हमें ये पता चला कि यहाँ कुछ एनर्जी है और यहाँ कुछ एनर्जी है। सोच के देखो क्या ये दोनों एनर्जीज मैग्नीट्यूड में सेम होनी चाहिए? यस।
नहीं सर। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगेगी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगेगी। जहां sir. यहाँ जितनी एनर्जी है यहाँ भी उतनी ही होनी चाहिए, फॉर्म अलग अलग होंगे उसके। यहाँ पोटेंशियल है और यहाँ पोटेंशियल के साथ साथ थोड़ी काइनेटिक है। थोड़ी पोटेंशियल एनर्जी कम हो गई होगी और वही कन्वर्ट हो गई होगी काइनेटिक एनर्जी में। यस सर। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो होल्ड करेगा। मतलब मुझे लिखना क्या चाहिए, सोचिए आप, व्हाट शुड आई राइट? P initial is equal to P final plus K. ऐसे लिखते हैं, P फाइनल प्लस काइनेटिक एनर्जी जो भी होगी दैट शुड बी इक्वल टू द P इनिशियल। ये सुनो, Yes sir. Yes. अगर केयरफुली देखा जाए तो काइनेटिक एनर्जी इज नथिंग बट इक्वल टू P इनिशियल माइनस P फाइनल। ध्यान से देखा जाए तो यस सर। तो इसका कहने का मतलब तो यही हुआ ना कि पोटेंशियल एनर्जी में जितना चेंज आया उतनी ही काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्जन हुआ। यस सर। हम यहाँ ये भी कह सकते हैं उतना ही वर्क डन हुआ, उतनी ही एनर्जी रिलीज हुई, उतनी ही एनर्जी का इंटरचेंज हुआ। ऐसे कुछ भी बोले, बेसिकली एनर्जी का चेंज ही निकालना होता है दूसरा कुछ नहीं करना। अब हमें बहुत केयरफुली जो है ना इसकी पोटेंशियल एनर्जीज को लिखने आना चाहिए, बहुत केयरफुली लिखने आना चाहिए। ये मामला बड़ा गड़बड़ होगा। देखो, अगर मैं काइनेटिक लिखता हूं तो मुझे कोई ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। अगर मैं काइनेटिक एनर्जी लिखता हूं तो ये सिर्फ बनेगी हाफ m डैश और वेलोसिटी का स्क्वायर, क्योंकि ये अकेला ही चल रहा है, यही गिर रहा है यहाँ पे, ये दोनों तो नहीं चल रहे हैं, यही गिर रहा है। तो काइनेटिक एनर्जी सिर्फ इसकी आएगी और जो भी वेलोसिटी ये अटेन कर लेगा यहाँ पे वो v का स्क्वायर हो जाएगा। तो काइनेटिक का तो मामला खत्म। लेकिन बेटा जब मैं पोटेंशियल लिख रहा हूं तो मुझे बहुत केयरफुली लिखना पड़ेगा। आप सोच के देखो, मैं इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखूंगा, थोड़ा दिमाग चलाओ। तो मैं बिल्कुल वैसे इमेजिन करने लग जाऊंगा यहाँ पे कि एक एक मास आ रहा है। तो पहला मास आया तो आपको याद होगा फ्री में आता है। Yes sir. Yes sir. ये वाला मास आ गया मान लो m डैश, या ये वाला m आ गया मान लो। तो पहले इन दोनों की पोटेंशियल एनर्जी लिखनी पड़ेगी ना मुझे। यस सर। कैसे लिखूंगा? माइनस GM डिवाइडेड बाय दोनों के बीच का डिस्टेंस, मैं सीधे सीधे डिस्टेंस लिख लेता हूं 0.16 मीटर। करेक्ट है? Yes. यस सर। फिर m डैश आ गया। अगर m डैश आता है तो m के पोटेंशियल में आएगा ना, ये वाले के पोटेंशियल में आएगा। तो अब बताओ कैसे लिखूं? माइनस GM डैश डिवाइडेड बाय दोनों के बीच का डिस्टेंस 0.1, फिर माइनस GM डैश डिवाइडेड बाय दोनों के बीच का डिस्टेंस 0.1। इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए। क्लियरिटी आई? Yes sir. यस सर। तो अब अगर मैं इसे एक फाइनल फॉर्मेट दे देता हूं तो मैं कुछ इसे ऐसे लिखूंगा, माइनस में GMM डिवाइडेड बाय 0.16 माइनस में 2 टाइम्स ऑफ GMM डैश डिवाइडेड बाय 0.1। क्लियर हो गई बात? Yes sir. अब थोड़ा दिमाग चलाना है तुमको ध्यान से सोच के मुझे बताना है कि फाइनल कैसे लिखोगे। तो फाइनल में ये मास ना इधर आ चुका है, यहाँ, लाइक मैं यहाँ एक ब्लू डॉट लगा देता हूं, यहाँ आ चुका है। तो पोटेंशियल एनर्जी लिखें कैसे? तो ए और बी तो पहले से थे, उसका तो कोई टेंशन नहीं है। ए और बी की पोटेंशियल एनर्जी पहले जैसी थी, अब भी वैसी ही है, उतना ही डिस्टेंस है कि नहीं? Yes sir. Yes, sir. GMM डिवाइडेड बाय 0.16 माइनस, अब ये मास इधर आया तो एक पोटेंशियल एनर्जी ए के साथ और एक पोटेंशियल एनर्जी बी के साथ। सोच समझ के बताइए क्या लिखूं? GMM डैश डिवाइडेड बाय, अगर मैं गलत नहीं हूं, 0.08। सोच के देखो बेटा, सही जा रहे हैं? Yes, sir. यस सर। लेकिन ये भी 2 टाइम्स करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक के साथ जितनी आ रही है 0.08 डिस्टेंस के लिए, दूसरे के साथ भी तो उतनी ही आएगी। Yes. हाँ सर। अब आप क्या करें, ये काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन को मॉडिफाई करना शुरू करें। तो काइनेटिक एनर्जी के लिए मैंने लिखा हाफ m डैश v का स्क्वायर। बताइए इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस GMM यानी कि m का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 0.16 माइनस
2 times of GMM dash divided by 0.1 minus minus plus GM का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 0.16 माइनस माइनस प्लस 2GMM डैश डिवाइडेड बाय 0.08। देख लो, सोच लो, समझ लो बात को। माइनस माइनस प्लस हो गया बेटा। Yes, sir. Yes, sir. अब इसमें अगर तुम बहुत ध्यान से देखोगे ना तो ये फैक्टर कट जाएगा, जरूरत ही नहीं है प्लस माइनस। Yes, sir. और ध्यान से देखोगे ना बेटा तो यहाँ का ये एम डैश, यहाँ का एम डैश और यहाँ का एम डैश भी निपट जाएगा, कट गया। Yes. अब बताओ क्या लिखना चाहिए? v स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू, बोलो 2 GM डिवाइडेड बाय 0.08 माइनस 2 GM डिवाइडेड बाय 0.1। करेक्ट है? Yes, Yes. sir. अब तुम इसमें से 2 GM फैक्टर कॉमन ले सकते हो, यू कैन टेक दैट फैक्टर कॉमन, तो वो 4 GM हो गया। मैंने ये 2 भी इधर मल्टीप्लाई कर दिया, Sir. ठीक है? Yes, sir. बाकी मैं तुमको ऐसा कोई फिजिक्स नहीं पढ़ा रहा हूँ, सिर्फ कैलकुलेशन पढ़ा रहा हूँ। चलिए करिए काम। 4 GM 0.1 माइनस 0.08 डिवाइडेड बाय, अब एलसीएम में हमारी बड़ी खतरनाक हालत है, इसलिए मैं सीधा कन्वेंशनल तरीके से सॉल्व कर रहा हूँ। दोनों का मल्टीप्लिकेशन करिए, करेक्ट? Yes. Yes, sir. 0.1 में से 0.08 निकाल दो, कितना बचेगा? 0.02. 0.02। तो ये हो गया 4 GM 0.02 यानी कि 2 इंटू 10 टू द पावर -2, 8 इंटू 10 टू द पावर -3। तो सिंपल कैलकुलेशंस होंगे, ये 2 ये कटा, 4 इधर का 4 कट गया, इधर के साथ -2 कट गया, -3 और यहाँ बचा -1। तो पता चल रहा है v स्क्वायर इज इक्वल टू GM इंटू 10। ये 10 टू द पावर -1 ऊपर आया 10। सोच लो, Yes, sir. v स्क्वायर इज इक्वल टू g का वैल्यू कितना? GR square. g का वैल्यू कितना बोले? 40/6. 40/6 ले सकते हो, और दूसरा कितना? 6.67 6.67 ले सकते हो, वॉट एवर यू विश टू टेक। 40/6 इंटू पावर कितनी? 10 टू द पावर -11, -11. मास कितना? 6.40 और ये 10। अब ये मल्टीप्लिकेशन पूरा करो, v का आंसर निकालो, यू आर डन विद द प्रॉब्लम, मीटर पर सेकंड। कैलकुलेशन थोड़ा लंबा चौड़ा है, मैंने जानबूझ के थोड़ा टाइम लगाया इसमें इत्मीनान से करते हुए, हालांकि इतना ऐसे खींचना नहीं चाहिए, क्विकली मुझे बताना है। कंसेप्ट तो इसी जगह पे एंड हो गया जब मैंने ये लिखा, कंसेप्ट यही खत्म हो गया। कंसेप्ट की बात करोगे तो तुमको सिर्फ कन्वर्जन लिखने आना चाहिए, बाकी और कुछ नहीं, ठीक है ना? Yes, sir. Yes, sir. अब इन द सेम प्रॉब्लम एक और चीज पूछा है, एक और चीज देखो क्या पूछ रहा है ये इन द सेम क्वेश्चन, बी पार्ट। ये पूछ रहा है कंप्यूट द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी एट पी एंड क्यू इफ द मास इज 0.1 किलोग्राम। अच्छा सवाल है। मास अगर 0.1 किलोग्राम हो जाता है तो एक्सेलरेशन को कंपेयर करें या कंप्यूट करें, ऐसे कह रहे हैं। सिंपल बात है, एक चीज तुम समझ लो कि अगर तुमने एक्सेलरेशन एट क्यू निकाला ना तो आंसर 0 आएगा। थोड़ा सोचो क्यों, सोच लो। जब तक मैं लिख देता हूं, ये डिस्टेंस हमारा कितना था? 0.1 मीटर था। दूसरे साइड पर भी जब हम डिस्टेंस गिनेंगे तो 0.1 मीटर ही होगा। हाँ, तो बताना कि क्यू पर जब ये मास गिरता हुआ पहुंचेगा यहाँ,
तो इसका एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। बोलो क्यों? देख, सोचने की बात है बेटा, थोड़ा चालाकी से समझो ना, मैं करा चुका हूं ऐसे प्रॉब्लम्स। ए मास इसको अपनी तरफ ऐसे खींचेगा, करेक्ट है, Yes, sir. और बी मास इसको अपनी तरफ ऐसे खींचेगा, करेक्ट है। Yes. Yes. अब तो बोलो एक्सेलरेशन 0 क्यों हुआ? Cancel out. दोनों Split mass and equal equal. दोनों ए और बी मासेस सेम हैं, दोनों के बीच का डिस्टेंस सेम है, मतलब ये फोर्सेस इक्वल हो जाएंगे और अपोजिट भी हैं, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये फोर्सेस पर्टिकुलरली Cancel. कैंसल आउट हो जाएंगे। और अगर ये फोर्सेस कैंसल आउट हो गए तो कोई फोर्स ही नहीं बना, तो एक्सेलरेशन कहां से आएगा? बिकॉज एक्सेलरेशन जो होता है किसी भी गिवन सिचुएशन के लिए अगर हम लिखने की कोशिश करते हैं तो वो तो यही होता है ना, फोर्स अपॉन मास। तो जब एक्सेलरेशन ही 0 हो गया तो फोर्स कहां से आएगा? नो चांस, फोर्स 0 हो। ओके विद दिस? Yes, sir. हाँ, अब P पर फोर्स 0 होगा नहीं, P पर 0 नहीं होगा, P पर कुछ कैलकुलेशन बनेगा। बेटा अगर हम ध्यान से देखते हैं तो P पर जो फोर्सेस बनेंगे ना, इसके वो ऐसे बनेंगे, एक फोर्स इधर बनेगा और एक फोर्स इधर बनेगा, ठीक है, ये F और F। ऑफ कोर्स यहाँ पर भी ये फोर्सेस इक्वल होने वाले हैं, लेकिन होगा ये कि इसके दो कंपोनेंट हम लोग क्लेम करेंगे, एक ऐसा कंपोनेंट और एक ऐसा कंपोनेंट। आप सोचिए अगर यहाँ नीचे थीटा, ऑफ कोर्स एक और बात, यहाँ एक और दो कंपोनेंट आएंगे, एक इधर ऐसे नीचे आएगा और एक दूसरा वाला दूसरे साइड से ऐसे नीचे आएगा। तो बेटा आप ध्यान से देखो, तो ये जो रेड वाले कंपोनेंट होंगे ये क्या होंगे? F sin alpha. एफ साइन अल्फा, और दूसरे साइड में भी तो एफ साइन अल्फा आ जाएगा, है ना। Yes. तो पर्टिकुलरली ये एफ साइन अल्फा, ये एफ साइन अल्फा एक दूसरे को काट देगा, कैंसिल कर देगा, क्योंकि दोनों एफ तो सेम है, साइन अल्फा भी सेम आ जाएगा, तो ये कट जाएगा। यहाँ नीचे क्या बचा? F cos alpha. F cos alpha, F cos alpha. और दूसरे साइड में भी एफ कॉस अल्फा। मतलब जो नेट फोर्स यहाँ P पर बनेगा वो बनेगा 2 टाइम्स ऑफ एफ कॉस अल्फा, करेक्ट है। Yes. Yes. अब बेटा P पर का टोटल फोर्स लिखते हैं, तो 2 को तो ठीक है खैर बाजू में रखते हैं, तो ये हो गया G M डैश डिवाइडेड बाय दोनों के बीच का डिस्टेंस 0.1, तो आंसर आ जाएगा 0.1 का स्क्वायर, करेक्ट है। Yes, sir. Yes. इनटू कॉस अल्फा। कॉस अल्फा को जरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के हिसाब से लिख के बताओ तो क्या लिखोगे? अल्फा ये वाली साइड है, कॉस की जब हम बात करते हैं तो इट शुड बी एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये जो एडजेसेंट साइड है अल्फा के एंगल के हिसाब से ये कितनी है? F cos alpha. 0.06। साइड लेंथ की बात कर रहा हूं मैं, साइड होनी चाहिए 0.06, हाइपोटेनियस कितना होना चाहिए? 0.1. 0.1। देखो यहाँ समझ आएगा तुमको शायद। कॉस अल्फा लिखो, यहाँ वही चीज है, लिखो कॉस अल्फा, क्या लिखोगे? 0.06 upon 0.06 by 0. 0.1। तो कैलकुलेशन करते वक्त यहाँ पर अगर मैं कॉस अल्फा के लिए सब्स्टिट्यूट करना चाहता हूँ, सो दिस विल बिकम 0.06 डिवाइडेड बाय 0.1, तो इतना फोर्स बनेगा देखा जाए तो। अब अगर मुझसे कहा जाता है कि भाई एक्सेलरेशन एट पॉइंट P निकालो, तो मैं जो भी फोर्स एट पॉइंट P बना उसको m डैश से डिवाइड कर दूंगा। अब ये कैलकुलेशन से जो भी आंसर बनेगा उसको मैं m डैश से डिवाइड कर दूंगा, तो यहां आप डिवीजन सोच लीजिए, तो ये m डैश कट जाएगा, करेक्ट है। Yes, sir. तो कैलकुलेशन कुछ ऐसा नजर आएगा, 2gm डिवाइडेड बाय 0.1 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय आगे का फैक्टर जैसा था वैसा 0.06 डिवाइडेड बाय 0.1। नाउ रेस्ट इज ऑल योर्स, आप कैलकुलेशन कर लो, देख लो क्या आंसर आता है। कर सकते हो? यस, Yes, sir. ओके, पक्का ना? यस, Yes, sir. ओके Yes, sir. ओके। चलिए कुछ और कपल ऑफ क्वेश्चंस इसमें जोड़ते हैं। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी भी था,
लेंदी इन द सेंस हमने टाइम पास किया, अगर हम तेजी से सॉल्व करने लग जाएंगे तो ये कोई खास बात नहीं है। आप क्योंकि सीख रहे हैं, इत्मीनान से चल रहे हैं, स्लो चल रहे हैं, ठीक है, लर्निंग स्टेप्स में है, ठीक है, स्लो 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 चीजों को समझें, अच्छे से दिमाग में बिठाएं, एक बार बैठ गया दिमाग में कि कैलकुलेशन करना कैसे है, कौन से कंसेप्ट अप्लाई हो रहे हैं, दैट्स इट। आइए एक और देखते हैं, ये भी एक सिंपल सा क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है। An artificial satellite is moving in a circular orbit around the Earth with a speed equal to 1/4 of the magnitude of escape velocity from the Earth. ये सेंटेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऑर्बिटल स्पीड कितनी है उसकी? 1/4. यस, तो हमें कहा जाता है कि उसकी जो ऑर्बिटल स्पीड है वो अर्थ से एस्केप वेलोसिटी जो होती है उसकी 1/4 है, बाई 4, ठीक है, बाई 4 इतनी है। अब पहला क्वेश्चन, हाइट निकालें, बहुत आसान। ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला मेंशन करते हैं, अंडर रूट में GM 2GM सॉरी 2 नहीं, GM by By बाई बोलो R. R. r प्लस एच। गलत है, अगर सिर्फ r होता तो हाइट किसकी निकालते? Yes, yes. इज इक्वल टू, ये मैंने 1/4 बाजू में ले लिया। अब बताओ एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम अर्थ सरफेस बोला है, साफ साफ बोला है, फ्रॉम अर्थ, हाइट पे नहीं एस्केप, अर्थ के सरफेस से एस्केप करने के लिए कितनी वेलोसिटी चाहिए? टू जीएम बाई आर। जो फैक्टर कैंसिल हो सकते हैं कर दो, जीएम से निपट गया इधर, R. ठीक है ना, आर आर कैंसिल नहीं होगा बेटा, ऐसे मत करो। तो यहां बच गया 1/रूट में आर प्लस एच, ये 1/4 अपना जैसा वैसा, और दूसरे साइड बच गया रूट में 2/r। अब आप क्या करो, इसका स्क्वायर कर दो, जस्ट डू अ स्क्वायर। तो स्क्वायर करोगे तो यहां मिलेगा 1/r प्लस एच इज इक्वल टू, स्क्वायर कर चुके हैं तो ये हो गया 1/16 इंटू 2/r। थोड़ा बहुत सॉल्यूशन, 1/r प्लस एच इज इक्वल टू 216 कट गया, आंसर आया 1/8 एंड देन r। तो हम ऐसे लिख सकते हैं r प्लस एच इज इक्वल टू 8r, therefore h इज इक्वल टू 7r। तो कितने ऊपर थे हम सरफेस से? 7R. 7r, मतलब ये अगर मैं अर्थ का एक रिप्रेजेंटेशन कर दूं और मैं ये कहता हूं कि ये रेडियस है, तो यहां से यहां से यहां से यहां से h 7 टाइम्स ऑफ r थी। हाइट जो है ना यहाँ से मेजर होती है ना, वो 7 टाइम्स ऑफ r। अब r का एक्चुअल वैल्यू अगर मैं पुटअप कर रहा हूं तो 6400 किलोमीटर है। ये मैं वैल्यू पुटअप करके इसे फाइंड आउट भी कर सकता हूं। बात समझ आई? Yes sir. Yes, sir. अगला क्वेश्चन, इफ द सैटेलाइट इज स्टॉप्ड सडनली, अब इस सैटेलाइट को हमने रुका दिया, रुक गया, घूम नहीं रहा है, ठीक है, इट्स अ सिचुएशन वी आर कंसिडरिंग। और रुकाने के बाद इसको हमने क्या किया, नीचे गिरा दिया, फ्रीली नीचे गिरने का मौका दिया इसको, तो ये नीचे गिरता गया। अब पूछ रहा है जब ये सरफेस पर आकर के हिट करेगा तो कितनी वेलोसिटी से हिट करेगा? आया समझ में क्वेश्चन? Yes. ये ऐसा अर्थ का सरफेस मान लेते हैं, ये रेडियस r, जिस सैटेलाइट के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं h इज इक्वल टू 7r इस जगह पर है यहाँ, और याद रखना रुका हुआ है। अब ये सैटेलाइट एनी हाउ नीचे गिरने लगेगा और गिरते 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 जो है यहाँ आके गिर जाएगा। मुझे एक बात बताइए कि जब ये यहाँ से गिरना शुरू करता है तो इसके पास सिर्फ और सिर्फ कौन सी एनर्जी है? Potential. Potential. वो भी इनिशियल कहा जाएगा क्योंकि ऊपर से नीचे गिर रहा है। अच्छा, यहाँ काइनेटिक नहीं है, क्यों नहीं है यहाँ पे काइनेटिक, बोलिए? Freely follow. क्या हुआ है? रुका दिया, स्टॉप्ड, सैटेलाइट को हमने घुमाया नहीं, अब रुका उसको, फिर गिरने का मौका दिया। अब सैटेलाइट यहाँ गिरते 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 नीचे गिर गया, तो मुझे बताइए यहाँ इसके पास कौन कौन सी एनर्जी है? Potential पोटेंशियल फाइनल तो है ही है, और क्या है? Kinetic. काइनेटिक भी है क्योंकि वो गिर रहा है, वेलोसिटी के साथ गिरेगा। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के रूल के हिसाब से सोचा जाए तो व्हाट आई कैन राइट,
फाइनली जो पोटेंशियल एनर्जी है प्लस जो काइनेटिक एनर्जी उसके पास बनी है वो इक्वल होनी चाहिए जो भी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी उसके पास होगी। ठीक, Potential. तो काइनेटिक एनर्जी का फाइनल फॉर्मूला क्या बना? इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस फाइनल Potential. ऊपर से नीचे के गिरने के प्रोसेस में। आंसर सिंपल है, हाफ mv² इनिशियल एनर्जी gmm डिवाइडेड बाय, अगर मैं गलत नहीं हूं, r प्लस 7r, अगर मैं गलत नहीं हूं। Yes, sir. Yes, sir. ठीक, Yes, sir. माइनस क्या हो गया? प्लस gmm डिवाइडेड बाय नीचे गिर गया तो फाइनल डिस्टेंस r। अब हम देखेंगे कि भाई यहां से मास ऑफ सैटेलाइट, यहां से मास ऑफ सैटेलाइट, यहां से मास ऑफ सैटेलाइट, कॉमन कैंसिल, कट गया। इक्वेशन मिली v² डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू, प्लस वाला टर्म मैं पहले लिखता हूं gm बाई r, माइनस वाला टर्म बाद में लिख रहा हूं gm डिवाइडेड बाय 7r प्लस r, यानी के 8r। 8R. तो इसमें से gmr फैक्टर कॉमन ले लें, 1 माइनस 1/8 कर दें। v² बाई 2 इज इक्वल टू gm बाई r, मैंने कॉमन ले लिया, आंसर किया 1 माइनस 1/8। we will be getting v² by 2 is equal to gm by r 7/8। समझते हो ना इतना? Yes. ओके, तो फाइनली v² by 2 is equal to 7gm डिवाइडेड बाई 8r, 2 और 8 कटेगा, v is equal to अंडर रूट में 7gm डिवाइडेड बाई 4r। दैट्स इट। इतनी वेलोसिटी से सैटेलाइट नीचे गिरेगा। अब देखिए कैलकुलेशन करने के तरीके को समझिए। ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा, फिजिक्स यहीं खत्म हो गया, इसका कंसेप्ट यहीं खत्म हो गया इसका। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जैसे मैंने लगा दी, फॉर्मूला मैंने लिख दिया यहाँ, तो कंसेप्ट यहीं खत्म हो गया इसका। बाकी तो बस मुझे कुछ फॉर्मूले रिकॉल करने हैं और मैथमेटिकल रीअरेंजमेंट करते जाना है। कोई खास बात नहीं है, कोई ऐसी लंबी चौड़ी डिस्कशन नहीं है। ओके Yes, sir. ओके, Yes, आइए sir. एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन करते हैं जो जेई एडवांस में पूछा गया था, जहां तक मुझे याद है। मैंने इसे मॉड्यूल में इंक्लूड करा दिया है, एज ए इलस्ट्रेशन आई एम टेकिंग इट। तो ये जेई एडवांस का क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है, मतलब इस हिसाब से कि एडवांस में पूछा गया, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कुछ एक फॉर्मूले अगर आपको याद है तो यू कैन मैनेज द सॉल्यूशन। हाँ, थोड़ा टाइम टेकिंग हो सकता है बेस्ड ऑन द सिचुएशन। अब क्वेश्चन को केयरफुली रीड करिए, इसमें एक मैच द कॉलम वाली कंडीशन दी गई है। एक प्लैनेट है जिसका मास m है एंड इट हैज गॉट 2 नेचुरल सैटेलाइट्स। नेचुरल सैटेलाइट का मतलब मून होता है आमतौर पर। सैटेलाइट की डेफिनेशन आपको याद होगी, इट्स नेचुरल और आर्टिफिशियल बॉडी विच इज ऑर्बिटिंग अराउंड द प्लैनेट। तो बहरहाल एक प्लैनेट है जिसके पास 2 मून हैं, हम कह सकते हैं 2 सैटेलाइट हैं। एक का मास m1 है, दूसरे का मास m2 है। यहाँ इन मासेस का रेशियो भी गिवन है, ये डेटा का इस्तेमाल करना है हमें। तो जब हम मासेस का रेशियो क्लेम करते हैं तो m1 by m2 विल कम आउट एज 2। फिर इनके जो रेडियाई हैं वो r1 r2 है, और r1 r2 बाई रेशियो जब हम चेक करते हैं तो इट इज 1/4। ठीक है, r2 इज अ बिगर रेडियस कंपैरेटिवली, r1 इज अ स्मॉलर रेडियस। इग्नोर द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द सैटेलाइट। सैटेलाइट के आपस के ग्रेविटेशनल फोर्स को इग्नोर करना है, सिर्फ प्लैनेट के साथ उनको कंसिडरेशन में लाना है। तो ये कह रहा है v1, l1, k1 एंड t1 क्या क्या है। तो v1 जो है ये ऑर्बिटल स्पीड है। तो बेटा मैं आपको बता दूं, ऑर्बिटल स्पीड का फॉर्मूला जहां कहीं भी हम इस्तेमाल करेंगे, हम लिखेंगे अंडर रूट में g मास ऑफ प्लैनेट डिवाइडेड बाय रेडियस। ठीक है, दूसरा एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम L1। तो एंगुलर मोमेंटम जब कभी हम फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, हम लिखेंगे स्मॉल m
ऑर्बिटल स्पीड इनटू रेडियस, ये समझ लीजिए बात आप। स्मॉल m लगाएंगे, ऑर्बिटल स्पीड लगाएंगे और फिर रेडियस लगाएंगे। ओके, तो हम इसे यहाँ मॉडिफाई भी कर सकते हैं, चाहें तो जैसे कि vo का वैल्यू पुटअप कर लें और फिर मॉडिफिकेशन कर लें, ऐसे भी कर सकते हैं, बट वी विल नॉट डू दिस, क्योंकि हम इसका रेशियो निकाल करके आगे का काम कर सकते हैं। तीसरी चीज जो यहाँ हमसे कंपेयर करने के लिए कही गई है वो काइनेटिक एनर्जी। तो जब हम काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे के, तो हम लिखेंगे हाफ मास इनटू जो भी ऑर्बिटल वेलोसिटी है उसका स्क्वायर। तो यहाँ भी हम कंपैरिजन करेंगे बाय यूजिंग द रेशियोज ऑफ m एंड vo व्हिच आई कैन ऑब्टेन फ्रॉम दिस। और लास्ट में इसका टाइम पीरियड। तो जब हम टाइम पीरियड लिखेंगे, आपको याद आएगा टाइम पीरियड की इक्वेशन याद आती है किसी को? टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ सैटेलाइट। T squared I Two pi proportional to R R cube upon G. Yes, T is equal to 2 pi pi में under जो भी रेडियस ऑफ ऑर्बिट होगा r क्यूब डिवाइडेड बाय, अगर मैं गलत नहीं हूं तो gm था, GM. करेक्ट है। तो अब हमसे ये कह रहा है कि इनकी लिस्ट ऑफ कंपैरिजन अगर हम चेक करें v1 by v2, l1 by l2, k1 by k2, t1 by t2, तो क्या प्रोपोर्शन में, क्या फ्रैक्शन में ये वैल्यूज बनेंगे। तो एक एक से शुरू करते हैं। अब ऑर्बिटल वेलोसिटी यानी कि ये v1 by v2, तो बेटा ये डिपेंड करती है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और मास ऑफ प्लैनेट पे। लास्टली ये डिपेंड करती है रेडियस पे। यानी कि अगर मैं v1 by v2 ले लेता हूं ना, समझिए जरा इस बात को, अगर मैंने v1 by v2 लिया तो मुझे लेना चाहिए रूट में r2 by r1। सोचो, करेक्ट है? बोलो हाँ। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अरे g और m फैक्टर तो दोनों में कॉमन कैंसिल Yes, हो sir. जाएगा ना, इनवर्स रिलेशन Yes, sir. है, तो 1 का नीचे जाएगा, 2 का ऊपर आएगा, इतना तो समझना चाहिए। अब r1 by r2 रेशियो क्या है? 1 by 1 by 1 r2 by r1 रेशियो क्या होगा? 4 by 1. 4 by 1. इनवर्स में 4 by 1 हो जाएगा, यानी कि आंसर क्या आएगा? 2। Root 2. तो पता चलता है कि p का जो मैच है वो क्या है? 3 by 1. 3। 4 by p का मैच 3 है। ठीक, कितना आसान है देखिए। अब Third सेकंड पॉइंट पर आते हैं। सेकंड पॉइंट में हमें L1 by L2 कंपेयर करना है। L1 by L2, तो यहाँ तीनों एस्पेक्ट इन्वॉल्व होंगे। M1 by M2 भी आ जाएगा, V1 by V2 भी आ जाएगा और साथ में R1 by R2 भी आ जाएगा। M1 by M2 अगर हम कंपेयर करें तो 2 है, ये देखिए, तो ये 2 हो गया। 2. V1 by V2 कंपेयर करें तो 2 2 है। R1 by R2 कंपेयर करें तो 1 by 4. 1 by 4 है ना, ये देखिए R1 by R2 1 by 4 है ना? अब ये सब काट दें, बचा क्या? 1 ही तो बचा। 1 1. यानी कि Q का मैच क्या हुआ? 2 second of 3 हुआ। Second. L1 by L2 निकालोगे तो 1 आएगा, Second. ये आ रहा है। अब तीसरा काइनेटिक एनर्जी लेना है। तो Ke को अगर मैं कंपैरिजन में लाता हूं K1 by K2, तो फॉर्मूले को ध्यान में लाइए और दोनों का रेशियो लिखिए। तो हमें क्या लिखना चाहिए? M1 by M2 इंटू V1 by V2 का स्क्वायर, समझ के देखिए। Yes, स्क्वायर sir. है। Yes, sir. हाँ, तो M1 by M2 करें, कितना है आंसर? 2 2. V1 by V2 का कितना था? 4. 2 था, 2। उसका स्क्वायर 4. तो फिर उसका स्क्वायर, सॉल्व करने पे आंसर 8. 8। 2 into 4 तो R की मैच क्या बनेगी? 4 4 बनेगी। अब लास्ट में टाइम पीरियड निकालना है, तो T1 by T2 ले लेते हैं। तो ये हो गया T1 by T2। अब कंपैरिजन करूंगा तो 2 pi GM, ये सारे फैक्टर्स तो कांस्टेंट हैं।
आंसर सीधा सीधा आएगा, रेडियस ऑफ फर्स्ट डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ सेकंड का क्यूब, है ना? Yes, sir. करेक्ट जा रहा है? Yes. Yes, sir. नहीं Yes, नहीं sir. नहीं नहीं, Yes, क्यूब sir. नहीं, क्यूब नहीं, क्यूब नहीं, रूट में क्यूब बेटा, रूट में है, रूट भूल रहे हैं हम, ये वाला रूट गलती कर जाते हैं अभी। Yes, sir. या चाहो तो इधर 3/2 लिखो, एनीवेज। अब R1/R2 असल में है क्या? 1/4 1/4. 1/4 है, तो ये हो गया 1/4, लेकिन हमें क्या करना है इसका क्यूब। Cube. 1 का क्यूब तो 1 होगा, 4 का क्यूब कितना हो जाएगा? 64. 1/64, 1/64 का स्क्वायर रूट करिए, 1/8. आंसर आएगा 1/8। 1/8. तो 1/8 मतलब ये ऑप्शन 1 आएगा, मतलब एस की जो मैच आएगी वो क्या आएगी? 1. 1 आएगी। 1. तो ऐसे सॉल्व होता है। 1. अब ये आईआईटी के एडवांस एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंगली सोचें तो बहुत ही आसान प्रॉब्लम है, इतना आसान तो यूजुअली नहीं आता है, बट आ गया था। अब इसमें का कुछ हिस्सा या कुछ प्रोपोर्शन जो है वो अपनी जो जनरल एग्जामिनेशंस हैं नीट या सीईटी की, उसमें कहीं पूछा जा सकता है। यू कैन हैव अ कंपैरिजन, इस तरीके से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। सो दीज आर सम इलस्ट्रेशंस व्हिच आर मच नीडेड टू डिस्कस द एस्केप वेलोसिटी कंडीशन। ओके, Yes, sir. तो चलिए यहाँ पर हम लोग रुक जाते हैं आज।